गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फर्स्ट लेक्चर अपना हो गया है वेक्टर अलजेब्रा पे और अब हम उसका सेकेंड लेक्चर जो है वेक्टर अलजेब्रा का ही उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो एक लेक्चर में पूरा आपका कंटेंट आ नहीं पाया था, तो वो 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया था। तो फिर मैंने इसलिए लेक्चर को वहाँ पे उसे कट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, आपके वेक्टर एनालिसिस में टोटल 3 टॉपिक्स हैं। वेक्टर अलजेब्रा है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। वेक्टर अलजेब्रा में भी आपके टोटल 4 टॉपिक्स हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने ये 2 पढ़ लिए हैं, इसके आगे का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। ये आपका पहले लेक्चर का नोट्स है, हम इसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा का ही टॉपिक है। अच्छा, इसमें मैंने उसमें बताया था, जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, कि यहाँ पे एक टॉपिक छूट रहा था कोलिनियरिटी का, कोलिनियर का ना, इसकी। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने कहा था कि इसमें एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला तो ये मैंने लिख दिया था, इज इक्वल टू लैम्डा बी के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। लैम्डा इस समय स्केलर वैल्यू, सम कांस्टेंट। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, ये चीज़ हम लोग ने देख ली थी। इसमें इसका यूज़ कैसे करते हैं, कोलिनियरिटी का यूज़ कैसे करते हैं, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पहले ज़रा बात कर लेते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो हम इसी में यहीं पे कर देते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये इसी का ही टॉपिक है, फिर आगे पता चला हम फिर से भूल जाएँ। अभी हमें याद हमने कर लिया था कि हाँ मुझे क्या बताना है यहाँ पर। तो कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है, तो कोलिनियरिटी यहाँ पे हम टॉपिक डाल देते हैं, कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी का मतलब हम लोग ने पहले समझ ही लिया है। कोलिनियरिटी का मतलब होता है कि अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में हमने कहा कि 3 वेक्टर्स जो हैं वो लाई कर रहे हैं। एक वेक्टर जो है उसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया गया है, एक वेक्टर को वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया गया है, एक वेक्टर को वेक्टर सी से रिप्रेजेंट किया है। ये 3 वेक्टर्स हैं और ये 3 पॉइंट्स के फॉर्म में भी आपको गिवन हो सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये लिखा हुआ है कि वेक्टर ए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो ये पॉइंट्स के फॉर्म में भी आपको गिवन हो सकते हैं, क्योंकि वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अगर 3D में हमको लिखना होगा तो हम वेक्टर को ऐसे लिख देंगे, 2D में लिखना होगा तो हम वेक्टर को ए एक्स आई कैप आई या जे का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, वाई या के का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, या के और आई का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इस तरीके से हम 2D में भी वेक्टर को लिख सकते हैं और वेक्टर को हम 3D में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई 3 पॉइंट्स गिवन हो, जैसे मान लो कि एक पॉइंट है जो कि वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक पॉइंट वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक पॉइंट जो है उसको वेक्टर सी से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपके पास ये 3 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, और इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से हम क्या करने जा रहे हैं, इनको पॉइंट्स मान लेते हैं, अभी वेक्टर ना मान के इनको पॉइंट्स मान लेते हैं। वेक्टर्स गिवन होंगे तो वो 2 वेक्टर्स गिवन होंगे, कैसे होगा भी हम आपको इन दोनों का वो बता देते हैं, डिफरेंस बता देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 3 पॉइंट्स आपको गिवन हो, पॉइंट्स आपके ए बी सी के फॉर्म में हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 2 3 1 1 5 2, या मतलब 3D में भी लिखे जा सकते हैं वो पॉइंट्स, और वो 2D के भी हो सकते हैं, 1D के भी हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये 3 कोई पॉइंट्स गिवन हो, पॉइंट ए बी पॉइंट सी, पॉइंट्स आपके ये गिवन है। ठीक है, तो हम ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बी से सी तक का जो है इसको हमने वेक्टर पी से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसको हमने वेक्टर क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब अगर मुझे वेक्टर पी लिखना होगा तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट बी से पॉइंट ए के जो है पॉइंट्स को माइनस कर देंगे, तो वेक्टर पी अपने को मिल जाएगा। तो इसको इसी फॉर्म में लिख लो, चाहे आप वेक्टर के फॉर्म में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब पॉइंट्स जो है वो वेक्टर के फॉर्म में गिवन है, मतलब 3D पॉइंट्स हैं, ऐसे ही ABC के फॉर्म में। ठीक है, 2D भी हो सकते हैं, ये मत कहना कि मैम ने 3D का है तो 3D ही होगा। तो वेक्टर P को हम कैसे लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ठीक है, तो वेक्टर P अपना निकल आएगा। अगर मुझे वेक्टर Q को लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, वेक्टर C माइनस वेक्टर B कर देंगे, तो आपको वेक्टर P और वेक्टर Q दोनों मिल जाएंगे। अब क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं, वेक्टर P और वेक्टर Q क्या है,
एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो अगर ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है कि वेक्टर p इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर q, ये तो पढ़ी थी ना कि वेक्टर a इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर b था, तो वेक्टर p इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर q हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखने वाला जो आपको पॉइंट्स है, वो पॉइंट क्या है कि ये जो वेक्टर p और वेक्टर q जो निकल के आए हैं आपके, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वेक्टर p को आप लिख सकते हैं, अगर ये b माइनस ए लिखा हुआ है यानी a टू b, यानी इसको ए बी वैक्टर भी लिख सकते हैं, और c माइनस बी को आप बी सी वैक्टर भी लिख सकते हैं, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं वेक्टर ए बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर बी सी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसका मतलब है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इस तरीके से। अब मान लीजिए कि जो ए बी आया है वो भी 3D में ही आएगा, अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अगर ये 3D में है, एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट्स हैं इसके, आई जे के कॉम्पोनेंट्स हैं इसके, तो ये भी 3D में ही आएगा। तो इसके जो वेक्टर ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बी के जो कॉम्पोनेंट्स आएंगे निकल के, वो हो जाएगा A1 A2 A3 मान लेते हैं उसको, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस का A3 के कैप, ठीक है। और वेक्टर बी सी के जो आएंगे वैल्यूज निकल के, उसको हम मान लेते हैं B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट, इसमें शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो कंडीशन थी, इस कंडीशन को हम बॉक्सअप कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपकी, है ना, कोलिनियर की कंडीशन है, उसको बॉक्सअप कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए वेक्टर ए बी की जगह आप लिख दीजिए वेक्टर ए बी को A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस का A3 के कैप, और लेमडा टाइम्स वेक्टर बी सी की जगह बी सी को लिख दीजिए B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस का B3 के कैप। यहाँ से सारे कंपोनेंट्स को क्या कीजिए, इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट ऑल द कंपोनेंट्स, इक्वेटिंग कंपोनेंट्स, इक्वेटिंग द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, इक्वेट कर दे रहे हैं। कंपोनेंट्स को जैसे ही आप इक्वेट करोगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी कि A1 इज इक्वल टू लेमडा B1, A2 इज इक्वल टू लेमडा B2 एंड A3 इज इक्वल टू लेमडा B3। मिल गया ये। यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आई, A1 अपॉन B1 आई, सेकेंड से लेमडा की वैल्यू क्या आई, A2 अपॉन B2 आई, और थर्ड वाले से लेमडा की वैल्यू क्या आई, A3 अपॉन B3 आई। यानी कि अगर हमको इसमें से कोई एक पता हो, मान लीजिए कि इस तरीके की अपनी फॉर्म बन रही है, 2D में है, तो अगर अपने को ये पता है या ये इसका रेशियो पता है, मतलब इसका लेमडा पता है, तो इसमें से कोई एक अननोन वैल्यू होगी तो उसको हम निकाल सकते हैं। जब आप क्वेश्चन देखेंगे इसके तो आप और अच्छी तरीके से उस पर क्लियर हो जाएंगे कि क्वेश्चन इस पर बनता है, एक क्वेश्चन तो इसमें बनता ही बनता है। ठीक है, तो हम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली वी कैन फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट ए बी सी। क्योंकि ये जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर वेक्टर्स, और इसमें से कोई एक अननोन होगा। मान लीजिए कि वेक्टर सी का जो पॉइंट है या जो पोजीशन वेक्टर है वेक्टर सी, उसमें से कोई एक वैल्यू जो होगी वो अननोन रहेगी। मतलब कोई कंपोनेंट जो है वो, मान लीजिए कि के कंपोनेंट उन्होंने अननोन दे दिया और पूछेंगे कि वो उसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, अब क्या करोगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे और उसकी वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर ये बात। अच्छा, इसको निकालने का ना एक और मेथड होता है, वो भी मेथड आपको बता दें। हो सकता है आपको कहीं दिखे वो मेथड तो आप कहोगे कि ये मेथड नहीं है, वो मेथड है, तो हम आपको इसका दूसरा मेथड भी बता देते हैं। कोलिनियर का दूसरा मेथड क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यही आपके ये तीन पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक पॉइंट है वेक्टर ए, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर बी से, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर सी से। अगर मान लीजिए यही आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, सेम पॉइंट्स हैं आपके, कॉपी कर लेते हैं इसके। ये इसका अनदर मेथड बता रहे हैं इसको फाइंड आउट करने का, अनदर मेथड है इसका। मान लीजिए यही आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, तो अब क्या करें हम कि इसमें जो कंडीशन बनती है कुछ ऐसी बनती है कि मान लीजिए आपके पास ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी, तो हम क्या करेंगे कि वेक्टर ए बी को निकालेंगे। ठीक है, वेक्टर ए बी को आपने निकाल लिया तो क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करके वेक्टर ए बी को निकाल लोगे। इसके बाद क्या कर लो, वेक्टर ए सी को निकाल लो।
क्योंकि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करके इसको निकाल लोगे। अब क्या करो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट अभी आता नहीं है, अभी आ जाएगा इसी लेक्चर में ही, क्रॉस प्रोडक्ट ही बताने जा रहे हैं। क्योंकि क्या करो, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी कर दो। इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है हमेशा। जब भी दो वेक्टर्स अगर ये कोलिनियर है, ठीक है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर? इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, वहाँ से भी आप अपनी जो अननोन वैल्यू है उसको निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जिस टॉपिक पे अभी बात करनी है वो टॉपिक है आपका स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट में सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट को। स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट में सबसे पहले देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट को। क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इस पर एक क्वेश्चन आपके यहाँ ज़रूर आता है, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। अच्छा, इनकी फिजिकल मीनिंग वगैरह भी आपको सब मालूम होना चाहिए कि ये सब क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, जब हम प्रोडक्ट करते हैं किन्हीं दो वेक्टर्स का, तो वो दो तरीके से होता है। जब आप प्रोडक्ट करते हैं किन्हीं दो वेक्टर्स का, एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इन दो वेक्टर्स का जब आप प्रोडक्ट करते हैं तो उसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक होता है इसका डॉट प्रोडक्ट और एक होता है इसका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो स्केलर प्रोडक्ट होता है इसी का दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को ही हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करें, आप दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करें और प्रोडक्ट करने से आपको क्या मिले, क्या मिले प्रोडक्ट करने से, एक स्केलर क्वांटिटी मिले। दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं और आपको क्या मिलता है, गिव्स स्केलर क्वांटिटी, आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर जो प्रोडक्ट हुआ है वो कैसा प्रोडक्ट हुआ है, डॉट प्रोडक्ट हुआ है या स्केलर प्रोडक्ट हुआ है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि जो अपने को सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, तो वेक्टर को वेक्टर से प्रोडक्ट कर सकते हैं। वेक्टर का अभी आप लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा, वेक्टर का एडिशन देखा। वेक्टर का वेक्टर के साथ में एडिशन कर सकते हैं, वेक्टर का वेक्टर के साथ में सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और वेक्टर का वेक्टर के साथ में प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट जब करते हैं तो वो दो तरीके से किया जाता है, वो होता है एक स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, these are the two types of the product of two vectors। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट कैसा आता है, निकल के स्केलर आता है निकल के। आप इसको देख सकते हैं कि हमने कहा कि हमने डॉट प्रोडक्ट करना है किसका, वेक्टर ए का और वेक्टर बी का। तो जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कुछ उसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी ए बी कॉस थीटा। और ये जो ए और बी होते हैं ये क्या होते हैं, ए वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं। ये क्या होते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड होते हैं। ठीक है, खाली वेक्टर नहीं होगा, वेक्टर्स का क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड हम लोग निकालना जान चुके हैं कि कैसे निकालते हैं वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। इसका जो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जैसे हमने कहा कि ये वेक्टर ए है अपना और ये वेक्टर बी है अपना, तो इनके बीच का जो एंगल होगा दिस इज कॉल्ड थीटा। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अच्छा, इस थीटा के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देख लो। ये जो थीटा होता है, ये इस थीटा की वैल्यू, ये जो एंगल होता है दोनों वेक्टर्स के बीच में, इसकी वैल्यू 180 से कम होनी चाहिए। थीटा इज ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री। थीटा इज ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री, हमेशा ये 180 से कम होगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, इसको पाई भी आप लिख सकते हो। मतलब ये थीटा है, आप इसको थीटा नहीं बोल सकते हो, आप इसको थीटा नहीं बोल सकते हो, दिस इज नॉट द थीटा। और जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का आप एंगल निकालोगे तो दोनों वेक्टर्स को क्या करोगे, उसके टेल से टेल को जोड़ोगे। हमने क्या किया है, टेल से टेल को जोड़ा है, टेल से टेल को जोड़ोगे और ये वाले एंगल को, मतलब जो वो एंगल जो कि 180 डिग्री से कम होगा उस एंगल को लोगे। ठीक है, टेल से टेल को जोड़ोगे और जो एंगल 180 डिग्री से कम होगा
उस एंगल को लिया जाता है। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ये एंगल भी तो हो सकता था, तो ये एंगल नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस एंगल इज लार्जर देन 180 डिग्री। क्लियर? ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए आपको कि ये वाला एंगल पॉसिबल नहीं होता है, दिस एंगल नॉट पॉसिबल। क्रॉस का निशान बना दो इस पर, ये थीटा नहीं होगा। क्लियर? थीटा क्या होगा? हमेशा 180 से कम होगा। अच्छा, ये जो वैल्यू निकल के आती है ए बी कॉस थीटा, ये वैल्यू कैसी होती है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सम वेक्टर इज इक्वल टू ए, उसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये क्या शो करता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, और कॉस ऑफ सम एंगल भी क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड होता है। तो ये अपने को क्या देता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, वो अपने को क्या देता है? मैग्नीट्यूड देता है। इसलिए जो स्केलर प्रोडक्ट होता है या जिसको डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है, वो दो वेक्टर्स का, वो अपने को स्केलर क्वांटिटी देता है, क्योंकि ये सिर्फ अपने को मैग्नीट्यूड देता है, कुछ भी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है। ठीक है, इसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम लोग बाद में भी देखेंगे, एक साथ दोनों को देखेंगे, वेक्टर को और स्केलर को। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट? इसका फिजिकल मीनिंग भी आप जान लें कि इसका फिजिकल मीनिंग होता क्या है। कभी अच्छा क्वेश्चन बन गया तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है कि इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यही आया है ना फॉर्मूला निकल के। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, है ना। ठीक है, इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं जैसे अभी हम लोग ने फिगर बनाया। इसी फिगर को हम क्या करने जा रहे हैं? कॉपी करने जा रहे हैं। हमने कहा कि ये वेक्टर ए है अपना, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब फिजिकल मीनिंग कहाँ से निकल के आएगा इसमें? देखो, ये जो वेक्टर बी है, इस वेक्टर बी की अगर मुझे वेक्टर ए पे परछाई देखनी हो, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ठीक है, अगर मुझे वेक्टर बी की वेक्टर ए पे अगर मुझे परछाई देखनी हो, तो एक मिनट, थोड़ा सा वेक्टर बी को हम बड़ा बना देते हैं। सिर्फ अपने कन्वीनियंट के लिए मैंने बनाया, क्योंकि मैंने वेक्टर ए को कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया था। तो मुझे अगर वेक्टर बी की परछाई वेक्टर ए पे अगर देखनी हो, तो इसकी परछाई कैसे पड़ेगी? ये वेक्टर बी है, तो इसकी परछाई जो है आप ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर डालें, तो इतने ही पोर्शन में तो इसकी परछाई दिखेगी वेक्टर बी की। वेक्टर बी की जो परछाई दिखेगी वेक्टर ए पे, वो सिर्फ इतने ही पोर्शन में दिखेगी, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से कुछ बना सकते हैं कि जो वेक्टर बी की जो परछाई वेक्टर ए पे जो दिखी, वो कितनी दिखी आपको? यहाँ से लेके यहाँ तक दिखी, इतनी दिखी। और हम लोग ने अभी पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कि अगर ये कोई वेक्टर बी है, तो जो इसका ये वाला होगा दैट इज कॉल्ड बी कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बी साइन थीटा। तो हम इस वाले कंपोनेंट को बी कॉस थीटा बोल सकते हैं। यानी बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बी कॉस थीटा है क्या एक्चुअली में? बी कॉस थीटा वेक्टर बी की परछाई है कहाँ पर? वेक्टर ए पर। और इसको हम लोग लिखते क्या हैं? इसको परछाई तो आप लिखोगे नहीं, इसको लिखते हो आप प्रोजेक्शन। क्या लिखते हो? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। वेक्टर बी का वेक्टर ए पर जो प्रोजेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परछाई वेक्टर बी की जो वेक्टर ए पर बन रही है। यानी कितनी परछाई होगी वेक्टर ए पर वेक्टर बी की? कितनी होगी? बी कॉस थीटा होगी। ठीक है, कितनी परछाई होगी? बी कॉस थीटा होगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वेक्टर बी की परछाई इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकंड वेक्टर ये है, तो वेक्टर बी की परछाई वेक्टर ए पे लिखो, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो। तो ये जो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए आया, ये कितना आया आपका? बी कॉस थीटा आया निकल के। तो ये जो
ए डॉट बी था आपका, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो था, उसमें ए बी कॉस थीटा में ये जो बी कॉस थीटा वाला टर्म होता है ना, ये क्या कहलाता है, परछाई कहलाती है, किसकी, वेक्टर बी की वेक्टर ए पर। और ए क्या है, इस वेक्टर ए का खुद का मैग्नीट्यूड। तो प्रोडक्ट होता है इस वेक्टर के खुद के मैग्नीट्यूड से और दूसरे वेक्टर की इस वेक्टर पे कितनी परछाई बन रही है, उन दोनों क्वांटिटीज का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। वही कहलाता है फिजिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो इसको आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखोगे तो कुछ ऐसे लिख दोगे, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ में प्रोडक्ट की किसका किया जा रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर। जो सेकंड वेक्टर है आपका, प्रोजेक्शन ऑफ अदर वेक्टर, किस डायरेक्शन में इस वेक्टर का प्रोजेक्शन है, किस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है अदर वेक्टर का, डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में उसका परछाई देख रहे हैं ना, परछाई तो आप फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में देख रहे हैं, इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो दिस इज कॉल्ड द फिजिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये स्केलर प्रोडक्ट की फिजिकल मीनिंग कहलाती है। दिस इज कॉल्ड द फिजिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये जो बना है आपका ए बी कॉस थीटा, इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, हाँ देखिए, बी कॉस थीटा है ना, इसकी परछाई, तो इसको हम कैसे लिखें, एक मिनट, देखिए इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, जो आप फॉर्मूला यूज करोगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी के डायरेक्शन, या यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए है ना आपका। तो अब बी का प्रोजेक्शन देख रहे हैं ए के डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, सॉरी इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। बी का डायरेक्शन देख रहे हैं हम लोग, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए के डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, वेक्टर बी डॉट ए कैप, क्योंकि वेक्टर बी तो हो गया इसका प्रोजेक्शन, और किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, एक वेक्टर के डायरेक्शन में देख रहे हैं। ये क्या था आपका, ये आपका प्रोजेक्शन था वेक्टर बी का। ठीक है, यही मतलब यही चीज़ है, इसी को इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये जो बी कॉस थीटा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस अपॉन ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए लिख सकते हैं ना। तो हम इसको पहले उसी फॉर्म में लिखते हैं। तो हम बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी का पोजीशन देख रहे हैं वेक्टर ए पर, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए। ए क्या है आपका, ए मैग्नीट्यूड है किसका, वेक्टर ए का। और हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि ये जो वेक्टर ए अपॉन मॉड ए होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ये वेक्टर ए का क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कैप डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर बी का वेक्टर ए पे जो प्रोजेक्शन बन रहा है वो क्या हो गया, क्योंकि ए की तरफ डायरेक्शन है तो ए पर यूनिट वेक्टर आएगा डॉट ऑफ बी वेक्टर। क्लियर ये बात। यहीं से एक चीज़ और निकल के आती है, तो ये तो प्रोजेक्शन है। अगर मान लीजिए हमको कंपोनेंट देखना है, ये तो प्रोजेक्शन देख लिया कि कितनी परछाई बन रही है, ठीक है, ये तो प्रोजेक्शन देख लिया कि कितनी परछाई बन रही है इस डायरेक्शन पे। तो क्योंकि ये परछाई क्या है, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगी ना। लेकिन अगर हम कंपोनेंट देखना चाह रहे हैं कि वेक्टर बी का वेक्टर ए पर जो प्रोजेक्शन हो रहा है, उस प्रोजेक्शन का कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट का मतलब है कि आप उसके मैग्नीट्यूड के साथ में उसका डायरेक्शन भी देखना चाह रहे हैं,
तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है आपका, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी का कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर बी का कंपोनेंट जो कि ए की डायरेक्शन में होगा, तो उसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा कि ये तो प्रोजेक्शन तो रहेगा ही रहेगा, प्रोजेक्शन तो आपको क्या बता दे रहा है, ये आपको प्रोजेक्शन जो है वो इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, ए कैप डॉट बी वेक्टर, ये तो आपको मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है। और डायरेक्शन आपको किस डायरेक्शन में देखना है, वेक्टर ए की डायरेक्शन में देखना है, वेक्टर ए की डायरेक्शन में देखना है, तो इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा वो इसका डायरेक्शन शो करेगा, यानी ए कैप। तो दिस इज द फॉर्मूला। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कंपोनेंट का। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, कंपोनेंट का फॉर्मूला है। वेक्टर बी का कंपोनेंट जो कि ए के डायरेक्शन में है, उसका फॉर्मूला जाएगा ए कैप डॉट बी वेक्टर ए कैप। तो ये आपको दे देगा मैग्नीट्यूड और ए कैप आपको दे देगा इस कंपोनेंट का डायरेक्शन जो कि वेक्टर ए की तरफ बन रहा है। क्लियर है ये बात। इसी तरीके से अब ये बी का ए पे निकाला है, अब ए का जब बी पे निकालोगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो ए का जब बी पे निकालोगे तो जिसका डायरेक्शन रहता है उसी का यूनिट वेक्टर बनता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जिसका डायरेक्शन होगा उसी का यूनिट वेक्टर बनेगा, मतलब जिस तरफ हमको देखना है उस तरफ ही ये यूनिट वेक्टर बनता है। क्लियर ये बात। अब आगे देखो, इसमें जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट बोलिए या उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलिए आप, ठीक है। इसको देखते हैं। ये हो गया अपना था स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हो गया है। वेक्टर प्रोडक्ट देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट या इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये कहता है कि जो प्रोडक्ट हो रहा है दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का, वो उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या देगा अपने को, वो भी एक वेक्टर ही देगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट हो रहा है, कौन से दो वेक्टर्स हैं आपके, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वो आपको क्या देंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी ही देंगे, गिव्स वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी ही आपको वो देंगे। क्लियर है बात। इसका जो फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, वो फॉर्मूला आपका निकल के आता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू इसका मॉड वेक्टर ए का वेक्टर बी का मॉड, इन दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा, और एक इसमें क्योंकि ये वेक्टर दे रहा है, इतना पोर्शन तो पूरा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। इसको थोड़ा सा दूर दूर लिख दें, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड और साइन थीटा। डायरेक्शन कौन बताएगा, डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एन कैप। एन कैप यहाँ पे क्या है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। और इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में आपके वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई कर रहे थे। जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई कर रहे थे, उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर प्लेन में, तो क्योंकि जो वेक्टर्स हैं, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन दिख रही है, तो ये जो स्क्रीन है ये प्लेन हो गई, इस प्लेन में कोई दो वेक्टर्स हो गए, वेक्टर ए हो गया, एक वेक्टर बी हो गया, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एक एंगल हो गया थीटा। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर यानी आपकी तरफ इंडिकेट कर रही है, यानी ये जो इस प्लेन है, ये आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है, इसके परपेंडिकुलर क्या हुआ, इसके परपेंडिकुलर हुआ मतलब आपकी तरफ, या आपकी तरफ होगा या आपके कंप्यूटर के पीछे की तरफ, ठीक है। आपकी स्क्रीन के सामने की तरफ होगा या स्क्रीन के पीछे की तरफ होगा, वो क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए प्लेन है, इस प्लेन के आप परपेंडिकुलर बना सकते हैं, ठीक है। तो प्लेन का जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है, उस प्लेन पर ये यूनिट वेक्टर जो होता है वो लाई करता है। इसको अगर फिगर में बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से फिगर इसकी बन जाएगी। जैसे कि हमने कह दिया कि ये जो वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, ये हमने क्या दिया, दिस इज वेक्टर ए, इसको हमने बोल दिया वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो ये होता है थीटा। क्लियर। और इसका जो
ये जिस प्लेन पे लाई कर रहे हैं उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, वेक्टर n से। तो ये जो वेक्टर n होता है उसको हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर बना दिया मैंने वेक्टर n कैप। ये जो n कैप होता है इसका डायरेक्शन आउट ऑफ द स्क्रीन, मतलब आउट ऑफ द पेज, ठीक है। पेज के जैसे आप कॉपी में लिख रहे हैं तो पेज के ऊपर हो सकता है या पेज के नीचे हो सकता है। आप पेज को प्लेन मान लीजिए, आप अपने पेज को प्लेन मान लीजिए, प्लेन के ऊपर का डायरेक्शन भी हो सकता है, प्लेन के नीचे का भी डायरेक्शन हो सकता है। आउट ऑफ द पेज भी हो सकता है और इनटू द पेज भी हो सकता है, या इनटू द स्क्रीन भी हो सकता है, इनटू द बोर्ड भी हो सकता है। तो ये आउट ऑफ द पेज हो सकता है या इनटू द पेज हो सकता है। आउट ऑफ पेज हो सकता है कब, जब हम a क्रॉस b करेंगे, जब हम वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b करेंगे तो ये आउट ऑफ द पेज होगा। अभी इसको समझाते हैं। और जब हम b क्रॉस a करेंगे, अब मतलब वेक्टर ऐसे ही बने हैं, वेक्टर के में कोई चेंज नहीं होगा, वेक्टर ऐसा बना है ये आपका वेक्टर वैसा ही बना रहेगा। ये आपका वेक्टर a है, ये आपका वेक्टर b है, ठीक है। बस हमने क्या किया, इसके बीच का एंगल भी वही थीटा है। यहाँ पर हमने क्या निकाला था, a क्रॉस b निकाला था। अगर हमें b क्रॉस a निकालना है, अगर हमें b क्रॉस a निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आउट ऑफ द पेज है, इसमें पेज के बाहर है, इसमें पेज के अंदर डाल देते हैं, ऐसे नीचे की तरफ बना देते हैं तो लगेगा कि पेज के अंदर हो गया। इसमें जो एन कैप होगा आपका यूनिट वेक्टर, वो इधर वाले में तो आउट ऑफ द पेज है, इधर वाले में इनटू द पेज हो जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ हो जाएगा। क्लियर है बात, इनटू द पेज, इनटू द बोर्ड, कुछ ऐसे हो जाएगा। मतलब आपके सामने जो कॉपी है, कॉपी के ऊपर की तरफ जाइए तो वो उस प्लेन का परपेंडिकुलर हो गया बाहर की तरफ, और कॉपी आप नीचे की तरफ जाएंगे तो वो प्लेन का ही परपेंडिकुलर हो गया लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। तो एक प्लस में बन जाएगा तो एक माइनस में बन जाएगा। जब a क्रॉस b करेंगे तो प्लस में होगा, b क्रॉस a करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसके पीछे का रीज़न थोड़ा सा जान लीजिए कि ये कैसे मैंने बताया कि कब प्लस में होगा कब माइनस में होगा। ये तो पता लगा कि एन कैप यूनिट वेक्टर होता है। इसको निकालने का एक मेथड होता है। वो मेथड क्या होता है, वो दो मेथड होते हैं एक्चुअली में। हम लोग एक मेथड की बात करेंगे क्योंकि दोनों मेथड से सेम चीज़ निकल के आती है। मेथड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, यहाँ पे लिख दें मेथड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ एन कैप। जो यूनिट वेक्टर है उसकी अगर हमें डायरेक्शन निकालना हो तो कैसे करेंगे। पहला मेथड होता है आपका राइट हैंड थंब रूल। सेकेंड मेथड होता है आपका मैक्सवेल्स स्क्रू रूल, ठीक है। आप कोई भी रूल लगा सकते हैं, हम पहला रूल लगाने जा रहे हैं। फर्स्ट रूल से अगर हम देखें, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने एक, अब हम 3D की बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आपको और अच्छी तरीके से हम इसको समझा सकें। मान लीजिए हमने कहा कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, या इसको भी ना बनाए, पहले हम एक्सिस बना देते हैं।